हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, हम लोग एक नई चैप्टर स्टार्ट किए थे जिस चैप्टर का नाम था धातु अधातु। हम लोग एक नई चैप्टर स्टार्ट किए थे जिस चैप्टर का नाम था धातु अधातु, यानी इंग्लिश में कहे तो मेटल और नॉन मेटल। यानी हम लोग उस चैप्टर का कुछ बेसिक बात पढ़े थे, यानी धातु अधातु का हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़े थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, जहां तक देखे थे अभी हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया करके वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यह मेटल, इस चैप्टर का नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। अब हिंदी में कहें तो धातु एवं अधातु। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो कृपया करके वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी किए क्या करते, क्लास को अब हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले हम आपको कुछ पूछना चाहते हैं। चलिए, जैसे कि हम आपको बताए थे टोटल तत्व के बारे में, क्या बताए थे, तत्व। तत्व टोटल कितना था, तो 118 बताए। अब बताइए इस तत्व को कितना भाग में बांटा गया था, तो 3 भागों में। यानी तत्व के प्रकार थे, तो तत्व कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। एक को कहते थे हम लोग धातु और दूसरा को कहते थे अधातु और तीसरा को कहते थे उपधातु। चलिए, अब बताते हैं हम आपको धातु की संख्या कितनी थी वो बताएंगे कृपया करके। तो धातु की संख्या जो थी ना वो 93 था। कितना था, यानी धातु की संख्या 93 गो, अधातु की संख्या 18 गो और उपधातु की जो संख्या था वो कितनी थी, 7 थी। अब टोटल जो जोड़ दीजिए कितना पहुंच जाएगा, 118। कितना है टोटल, 118। समझ गए। चलो, अब हम लोग उसमें बताए थे आपको जो धातु क्या है, क्या बताए थे, धातु क्या है। तो धातु क्या है, क्या बताए थे, वैसा तत्व जो विद्युत और उष्मा को क्या करता है, चालन करता है और साथ ही साथ अधातु एवं तन्य का गुण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु। और धातु का हम भौतिक गुण भी बताए थे। देखिए, हम आपको धातु का भौतिक गुण भी बताए थे, समझ गए। देखिए, कोई भी चीज है, कोई भी आदमी है, उसका 2 गुण होता है, एक अच्छा गुण होता है और एक खराब गुण होता है। कोई भी व्यक्ति है उसका 2 गुण होता है, एक तो अच्छा गुण होता है और दूसरा गलत गुण होता है। समझ गए, यानी एक अच्छा गुण उसके अंदर रहता है और दूसरा क्या रहता है, खराब गुण भी रहता है। समझ गए, तो वही होता है धातु। धातु का कुछ भौतिक गुण है और कुछ रासायनिक गुण है। समझ गए, तो धातु का भौतिक गुण, समझ गए, और है क्या होता है धातु का रासायनिक गुण। समझ गए, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, इंग्लिश में कहेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। समझ गए, एक होता है भौतिक गुण, दूसरा क्या होता है, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, धातु का रासायनिक गुण। समझ गए, क्या होता है, धातु का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। समझ गए, तो एक काम हम लोग करते हैं। देखिए, अधातु के बारे में भी जानकारी लेंगे और अधातु का भी भौतिक गुण और रासायनिक गुण जानेंगे। समझ गए, हम लोग पहले धातु का भौतिक गुण रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं, उसके बाद अधातु की ओर चलेंगे। समझ गए, पहले हम लोग धातु के बारे में जान लेते हैं, फिर अधातु के बारे में जानेंगे। समझ गए, तो सबसे पहले हम लोग धातु के भौतिक गुण को पढ़ लिए थे। हम लोग धातु के भौतिक गुण को पढ़ लिए थे, धातु क्या है वो भी पढ़ लिए थे। तो धातु क्या है, तो धातु में हम आपको कुछ नहीं बताए थे, बस 4 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले धातु जो है ना, वो ऐसा तत्व को कहेंगे जो विद्युत और उष्मा का, किसका किसका, विद्युत और क्या बताए, उष्मा, इन दोनों का ये क्या करता है, चालन करता है। क्या करता है,
ये दोनों का ये चालन करता है। उसके बाद हम एक सेंटेंस और इसमें हम जोड़ने के लिए बोलेंगे आपको। आधात वर्ग एवं तन्य हो, क्या हो? आधात वर्ग और क्या बताए थे? एवं तन्य हो। इसी को तो हम लोग धातु कहते हैं। क्या कहेंगे? वैसा तत्व जो विद्युत और उष्मा का क्या कहते हैं? ये तत्व धातु क्या है? वह एक वैसा तत्व जो विद्युत और उष्मा का क्या करता है? चालन करता है। चालन मतलब उससे पास होता है, समझ गए? और साथ ही उसमें आधात वर्ग एवं तन्य के गुण। आधात वर्ग कहने का मतलब जो धातु को जब हम लोग पीटते हैं ना, तो उसमें उस गुण के कारण, आधात वर्ग के गुण के कारण क्या होता है? चादर की तरह पतला हो जाता है। उसके बाद और ये तन्य का मतलब ये होता है जो उसे खींच खींच करके तार की तरह बनाया जाता है, समझ गए? चलिए अब इसका बात करते हैं हम लोग भौतिक गुण का। किसका बात करते हैं? धातु का भौतिक गुण। धातु का भौतिक गुण के बारे में हम आपको बताए थे, समझ गए? धातु का भौतिक गुण के बारे में हम आपको बताए थे। क्या सब बताए थे वो कृपया करके बताए, समझ गए? चलिए धातु का भौतिक गुण सबसे पहले ये बताए थे, जो धातु जो होते हैं ना वो चमकदार होते हैं। सबसे पहले क्या बताए थे हम? धातु धातु में चमक पाई जाती। पहला चीज क्या बताए थे? चमक। क्या बताए थे? पहला चमक पाई जाती है, समझ गए? दूसरा बताए थे धातु कठोर होता है। क्या होता है? धातु कठोर होता है, समझ गए? और तीसरा बताए थे हम आपको विद्युत और उष्मा का क्या करता है? चालन करता है। क्या करता है? यह विद्युत और उष्मा का क्या करता है? उष्मा का चालन करता है, समझ गए? विद्युत और उष्मा का क्या करता है? चालन करता है। उसके बाद उसमें ये भी बताए थे यह आधात वर्ग एवं तन्य होते। क्या होते हैं? आधात वर्ग एवं तन्य होते हैं, समझ गए? और उसके बाद पांचवा हम आपको क्या बताए थे? इसका कवथनांक, इसका द्रव्यनांक और कवथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। द्रव्यनांक और कवथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसमें जब धातु कठोर सतह से टकराता है तो ध्वनि उत्पन्न होता है। जब धातु कठोर सतह से टकराता है तो क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है, समझ गए? तो यही बात सब हम आपको बताए थे। चलिए तो ये हमारा पीछे की क्लास था। अब हम लोग आगे चलते हैं, धातु की रासायनिक गुण के बारे में जानकारी लेते हैं। किसके बारे में? धातु के रासायनिक गुण के बारे में, समझ गए? धातु के क्या देखना है हम लोग को? रासायनिक गुण के बारे में जानकारी लेना है। धातु का रासायनिक गुण, समझ गए? धातु का क्या बताना हमें अभी? रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करना चाहिए। तो धातु का जो रासायनिक गुण होता है, सबसे पहला गुण तो हम लोग यही देखेंगे, जो जो धातु होते हैं ना उसके बृहत्तम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन एक अपवाद होता है, अधातु। एक अपवाद होता है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। ये अधातु होते हुए भी इसके बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए? तो हम लोग लिखेंगे धातु का पहला गुण लिखेंगे रासायनिक गुण। धातु का पहला रासायनिक गुण हम लोग यही लिखेंगे, इसके बृहत्तम कक्षा में, इसके बृहत्तम कक्षा में 1 2 तथा 3
इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पाए जाते। अब ये कैसे, हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताए थे, समझ गए। जैसे कि हम उदाहरण के लिए एक बता देते हैं आपको यहाँ पे, जैसे सोडियम, जैसे सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है 11। जैसे हम उदाहरण के लिए यहाँ पे हम बता देते, एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता देते, जैसे सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। कितनी है 11। आप बताइए, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग निकालते हैं तो प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2। अब उसके बाद बाकी में कितने भरते हैं 8। तो 8 2 10, कितना बच गया 1। तो इसके प्रथम कक्षा यानी जो अंतिम भाग होता है ना, अंतिम जो कक्षा होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, प्रथम कक्षा कहते हैं। तो धातु की प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, समझ गए। 1 2 3 होते हैं। कितने होते हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु की प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ गए। चलिए, आपको हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बात कर रहे हैं। अपवाद में कौन है, अपवाद, अपवाद कौन बताएं, हाइड्रोजन अब दूसरा क्या होता है आपको, हीलियम। हाइड्रोजन का संकेत H होता है और हीलियम का संकेत He होता है, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, अब इसका दूसरा गुण, अब दूसरा गुण क्या है वो देखते हैं। चलिए, अब दूसरा गुण इसका है, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, किससे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। क्या बताएं हम आपको, धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। दूसरा इसका रासायनिक गुण क्या है, धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो धातु के ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड। चलिए, अब क्या होता है, अब देखिए, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखते हैं हम लोग, अब इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस में लिख देंगे तो नहीं हो पाएगा। हम क्या लिखा है, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो वो क्या बना, धातु के ऑक्साइड बना। क्या इसी को आप शब्द में नहीं लिख सकते हैं, आराम से आप लिख सकते हैं, लिख देंगे, जब जब धातु को जब धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनते हैं, तो धातु के ऑक्साइड बनते हैं। तो धातु के ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑक्साइड। यही तो आपको लिखना था, बस आपको मैंने भी कितना याद रखना पता है, बस ये याद रखना है, धातु को हम किससे अभिक्रिया कराए, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या जाके बन गया, धातु का ऑक्साइड बना। अब देखिए, इसके लिए हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, यानी कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आप ध्यान से देखिए। अब धातु देखिए, धातु क्या सब है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, ये सब का सब क्या है, धातु है। ये सब क्या है, धातु। अब इसको कहता है किससे अभिक्रिया कराने के लिए, ऑक्सीजन से कराने के लिए। किससे, ऑक्सीजन से, समझ गए। अब इसका उदाहरण लिखेंगे हम लोग, उदाहरण के लिए देखेंगे। जैसे में आप उदाहरण के लिए लिखेंगे, क्या लिखिए, जैसे है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम, इसको किससे अभिक्रिया कराए, ऑक्सीजन से। आपको पता है ना, ऑक्सीजन से हमेशा H2 आता है, ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखा जाता है, समझ गए, अकेले नहीं आता है, 2 के साथ ही आता है। अब आता है, ये अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा,
मैग्नीशियम ये क्या है, धातु है, ये ऑक्सीजन है, दोनों को आपस में क्या कराया गया, अभिक्रिया कराया गया। यानी मैग्नीशियम क्या है, धातु, और ये क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या है, ऑक्सीजन से किसको अभिक्रिया कराए, धातु को। तो क्या बन गया, धातु के ऑक्साइड बन गया ना, यानी MgO, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आपका यह समीकरण संतुलित है, तो नहीं। देखिए यहाँ पे धातु की संख्या कितनी है, 1, और यहाँ पे धातु की, यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, कुछ नहीं तो 1, और यहाँ भी कितनी है, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 1। तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। अब हम इसे क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखेगा, संतुलित करने के लिए पीछे में नहीं आगे में जोड़ा जाता है, समझ गए। देखिए आप जब 10 आदमी लाइन में लगा हुआ है, जब 10 आदमी लाइन में खड़ा है, तो उसके यदि आप पीछे सबसे पीछे जाकर लाइन में खड़ा हो जाते हैं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। 10 आदमी यदि लाइन में लगा हुआ है और आप सबसे पीछे जाके खड़ा हो जाते हैं, तो जितने भी आदमी लाइन में लगे हुए हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सबसे आगे में आके जब खड़ा हो जाते हैं तो सबको जाके क्या होता है, सबको जाके दिक्कत होता है। तो लाइन में कभी भी जो लगना चाहिए वो आगे में आके लगना चाहिए। पीछे में लगेंगे तो आपसे किसी को लेना देना नहीं है, लेकिन जब आगे में आप लग जाते हैं, जैसे हमारे आगे में आके लग जाते हैं, तो हमको तो दिक्कत होगा ही, लेकिन जो मेरे पीछे है उसको भी दिक्कत होगा, उससे जो पीछे है उसको भी दिक्कत होगा, समझ गए। तो लाइन में जब आप आगे लगते हैं तो आपके पीछे जितना भी आदमी है सबको क्या होगा, तकलीफ होगा। लेकिन आप जब पीछे जाकर लग जाते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इसके पीछे यहाँ पे क्या करेंगे, लगा दिया आगे में। ये कितना हो गया, ये मैग्नीशियम के लिए भी हो गया, अब ऑक्सीजन के लिए भी हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो गया, मैच कर गया। मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 1। तो क्या करेंगे इस केस में, यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। हो गया, ये उदाहरण नंबर पहला था। अब जैसे जिंक, जिंक क्या है, धातु है। अब अकरा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराइए, ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। क्या यह आपका समीकरण संतुलित है, तो नहीं, आपका समीकरण यह संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिंक की संख्या कितनी है, जिंक की संख्या 1 है और यहाँ भी 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। और जैसे ही हम 2 लगाए, अब हम जब 2 लगा दिए बाबू, तो आपको पता है ना, ऑक्सीजन के लिए भी हो गया और जिंक के लिए भी हो गया, तो हमें यहाँ भी क्या करना होगा, 2 लगाना पड़ेगा, समझ गए। अब चलिए दूसरा भी उदाहरण इसका ले सकते हैं, जैसे आयरन, लोहा। लोहा क्या है, धातु है ना। तो जब लोहा को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा बताइए, क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। इसे फेरस ऑक्साइड भी आप कर सकते हैं। क्या हो गया, FeO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FeO। क्या आपका यह समीकरण संतुलित है, तो नहीं। तो नहीं संतुलित है, तो इसे आप क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो यहाँ भी 2 लगा देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। इस पे ढेर सारा उदाहरण आप कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम, क्या है यह, कैल्शियम, ये क्या है, C है, और ये क्या है, O2 है। तो क्या बन जाएगा बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब बताइए क्या आपका ये समीकरण संतुलित है, नहीं संतुलित नहीं है। तो इसे क्या करेंगे आप, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, पीछे में आप 2 यहाँ भी लगा दीजिए और यहाँ भी लगा दीजिए। ढेर सारा उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ गए। अब देखते हैं इसका तीसरा गुण। अब हम लोग क्या देखेंगे, धातु का तीसरा गुण देखते हैं। चलिए धातु का तीसरा गुण क्या, धातु जब जल के साथ, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखिए धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, समझ गए। तो क्या बनते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड बनाते हैं या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, समझ गए। और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। H2 गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, समझ गए।
अब एक बात बताइए आप हमें, इसी बात को आप शब्द में नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखिएगा बताइए, क्या लिखेंगे? जब धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं? धातु के ऑक्साइड बनते हैं या हाइड्रो ऑक्साइड बनते हैं, साथ ही H2 गैस बाहर निकलते हैं। लिख देंगे, क्या लिखेंगे? जब धातु को केकरा साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? जल के साथ। जब धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, साथ ही H2 गैस बाहर निकलती है, साथ ही H2 गैस बाहर निकलती है। अब इस पे हम लोग भी उदाहरण कर लेंगे, ढेर सारा उदाहरण कर लेंगे। चलिए जैसे लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, लेंगे सोडियम। क्या ले लिए हम? सोडियम। अब अकरा कथी से अभिक्रिया कराए हम? जल के साथ। केकरा साथे कराए? जल के साथ। ये क्या बन जाएगा? सोडियम। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें H को जब झाँप लेंगे तो क्या सब बचा? यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी? मुक्त होगी। जब हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और बाद बाकी जो बच गया वो लिख दीजिए। क्या बचा? सोडियम बचा, और वो बचा तो लिख दीजिए NaOH। यही जाकर बचा। ये क्या है? यह क्या है बताइए? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। क्या है? वो एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा आप, पहला वाला में और इसमें सॉरी, इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, तो धातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होती है? तो क्षारीय होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ में नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिखिएगा। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। अब आपको पता है ना, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते, तो ये क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। ये क्या करता है? लाल लिटमस को क्या करता है? लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। कैसा करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। समझ गए? लाल लिटमस पत्र को ये क्या कर देता है? तो नीला कर देता है। इस बात को आपको ख्याल रखना है। समझ गए? चलो, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना वो क्षारीय होते हैं। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे थे तो ये क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। अब चलिए दूसरा, जैसे पोटेशियम, जैसे क्या है, और इसका समीकरण को संतुलित करना बाकी है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे सोडियम की संख्या 1 है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? मिसमैच हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन में मिसमैच हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही तो क्या हो जाएगा, तो इसकी संख्या बढ़ाना पड़ेगा ना। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 गो, यहाँ पे उधर हो गया हाइड्रोजन की संख्या 3, नहीं हो गया? उधर हो गया हाइड्रोजन 3 गो और इधर हो गया हाइड्रोजन 2 गो है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना। जब इधर मान लेते हैं हम बढ़ाते हैं,
इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 गो। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 गो। अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी फिर से, तो 2 गो। तो फिर हमें यहाँ भी 2 सटाना पड़ेगा। जब यहाँ 2 सटाते हैं तब तो फिर से सोडियम की संख्या भी बढ़ गया, तब जाके हमें क्या करना होगा, यहाँ भी 2 को सटाना पड़ेगा। समझ गए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे ले लेते हैं पोटेशियम, क्या ले लेते हैं, पोटेशियम। अब पोटेशियम को जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा बताइए। अब आपको पता है हम क्या बताएं आपको, जब भी आप धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो लिख देंगे इसमें से पहले हाइड्रोजन को आप साइड कर लीजिए। क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन को आप साइड कर लीजिए। और गैस का साइन ऊपर में होता है, इसे तीर में है, यानी गैस ऊपर की ओर उड़ता है ना। अब इधर बच क्या गया, इधर बच गया K2OH, हो गया। तो हो गया के बाद में लिखा जाता है, इसलिए लिख देंगे K2KOH, लिखेंगे सीधे पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। अब देखिए क्या यह समीकरण आपका संतुलित है, तो संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, और इधर भी क्या करेंगे, 2 को लगा देंगे। अब जाके आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। समझ गए। इस पे और उदाहरण करेंगे। चलिए और एक उदाहरण कर लेते हैं। चलिए जैसे इसे हम कैल्शियम करते हैं, समझ गए। चलिए जैसे हम कैल्शियम से करते हैं, किसको, कैल्शियम से जब जल को अभिक्रिया करते थे क्या होगा। देखिए जब कैल्शियम को जल से अभिक्रिया किए तो क्या बन गया बताइए, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना है। ऑक्सीजन को क्या, हाइड्रोजन को क्या कीजिए, फिर से यहाँ पे साइड कर दीजिए। क्या कीजिए, साइड कर दीजिए। तो क्या जाके बना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के होल ट्वाइस। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के होल ट्वाइस। ये समीकरण संतुलित नहीं है। इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 2 लगा दिए, तब जाके आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा गुण। अब कौन सी गुण देखेंगे हम लोग, तीसरा गुण। चलिए अब आइए, और तीसरा गुण तो हो गया। अब हम लोग चौथा गुण देखेंगे। कौन सी गुण देखेंगे, चौथा गुण। चलिए चौथा गुण क्या लिखेंगे, धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, धातु का ककरा साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। और जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और H2 गैस का निर्माण होता है। किसका, लवण और H2 गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। तो लिख देंगे इसी बात को शब्द में। क्या करेंगे, शब्द में लिख देंगे। लिखेंगे जब धातु को, क्या लिखेंगे, जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनते हैं, साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। तो जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनते हैं। क्या बनते हैं, तो लवण बनते हैं, लवण बनता है। साथ ही H2 गैस मुक्त होता है। H2 गैस मुक्त होता है या बाहर निकलता है। H2 गैस बाहर निकलता है। अब इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण हम लोग को करना होगा। अब इस पे हम लोग को क्या करना होगा, उदाहरण करना होगा। जैसे चलिए, अब जैसे कोई उदाहरण के लिए हम लेते हैं, कोई धातु लेते हैं, ओकरा कथी से अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल से। चलिए जैसे धातु में ले लिए, ये सोडियम क्या है आपका, धातु है। क्या है, धातु। अम्ल,
अम्ल जो है HCl, HCl कौन से अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन से अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। फिर से हम आपको क्या बताएं, इसमें भी आप H को दाब दीजिए। कौन सी गैस मुक्त हो रही है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। इसमें कौन सी गैस मुक्त हो रही है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो सबसे पहले आप साइड कर दीजिए हाइड्रोजन गैस को। क्या कीजिए? हाइड्रोजन गैस को साइड कर दीजिए। चलिए, अब हाइड्रोजन गैस को आप जैसे साइड किए तो बाद बाकी कौन बचा? इधर Na बचा और इधर क्या बच गया? Cl बच गया। तो क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। तो चलिए क्या हो जाएगा? NaCl। इधर क्या हो जाएगा? NaCl हो गया। समझ गए? क्या आपका ये समीकरण संतुलित है? तो संतुलित नहीं है। तो क्या कर दीजिए? यहाँ पे दो लगा दीजिए। क्या कीजिए? यहाँ पे दो लगा दीजिए। इधर Cl भी कितना हो गया? 2 हो गया। और जब Cl 2 हो गया तो यहाँ भी हमको क्या लगाना होगा? 2। और जब यहाँ हम लगाते हैं 2 तो मेरा क्लोरीन भी कितना हो जाता है? क्लोरीन वो भी कितना हो जाता है? ओ सॉरी, क्लोरीन 2 को हो जाता है। तो चलिए ठीक है, हो गया। अब इधर बच गया सोडियम भी 2 होता है। यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ भी 2 से इसको भी गुना कर देना होगा। समझ गए? चलिए, अब दूसरा भी उदाहरण लेंगे। जैसे पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम क्या है? आपका धातु है। पोटेशियम क्या है? आपका धातु है। अथवा अम्ल के साथ विक्रिया कर रहा है। तो करा दीजिए H2SO4। ये कौन सी अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 कौन सी अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब पोटेशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? K2SO4। क्या बन जाएगा? K2SO4 प्लस में कौन सी गैस मुक्त होगी? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये कौन सी? लवण है। ये क्या है? लवण है। ये NaCl क्या है? लवण है। यह साधारण लवण है। समझ गए? ये कौन सी लवण है? तो साधारण लवण है। क्या आपके समीकरण संतुलित नहीं थे? यहाँ पे 2 लगा देंगे तो आपके समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। चलिए, तो यही इसका उदाहरण था। अब हम लोग चलते हैं इसकी 5वां गुण पे। अब हम लोग कहाँ पे चलते हैं? इसके 5वां गुण पे लिखेंगे धातु को अन्य धातु के लवण के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है। चलो, इसका 5वां गुण यानी अंतिम गुण, 5वां गुण लिख रहे हैं। कौन सी गुण? 5वां गुण क्या बताया? धातु को अन्य धातु के लवण के साथ, धातु को अन्य धातु के लवण के साथ, धातु को अन्य धातु के लवण के, धातु को अन्य धातु के, धातु को अन्य धातु के लवण के साथ। समझ गए? लवण के साथ, अन्य धातु के लवण के साथ। चलिए, अभिक्रिया कराएंगे तो क्या? देखिए, इसका आंसर आपको यह याद रखना है। इसमें विस्थापन अभिक्रिया होता है। इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसमें विस्थापन अभिक्रिया होता है। इसमें विस्थापन अभिक्रिया होता है। लिख देंगे, इसमें विस्थापन अभिक्रिया होता है। इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो अब इसके लिए उदाहरण आपको लिखना होगा। इसके लिए क्या लिखना होगा? आपको एग्जाम्पल लिखना होगा। क्या लिखना होगा? आपको एग्जाम्पल लिखना होगा। तो एग्जाम्पल लिखिए वही विस्थापन अभिक्रिया वाला। जैसे ये जिंक है, ये क्या है? धातु है। अब कहता है अन्य धातु के लवण के साथ, यानी जिंक। अब ये CuSO4 है। क्या है? CuSO4 यानी ये लवण है ना, कॉपर सल्फेट। ये क्या है? लवण है। अब चलिए इसको अभिक्रिया करवाते हैं। अब इसको क्या करवाते हैं? हम अभिक्रिया करवाते हैं। तो चलिए, अब अभिक्रिया होगा। देखिए, अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में कम अभिक्रियाशील धातु जो है, अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है? हटा देता है। आपको भी पता है ना, पैसा वाला आदमी के सामने में गरीब आदमी का कोई मूल्य नहीं होता है। आप देखते होंगे कंपनी सब में जो आदमी काम करता है, वहां पे कंपनी के मालिक के सामने में गरीब मजदूर को यदि कुछ भी हो जाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। उसे 1 लाख 2 लाख दे के क्या कर देता? मुंह को बंद कर देता। समझ गए? तो पैसा वाला के सामने में गरीब आदमी का कोई मूल्य नहीं है। यानी ये हो गया ताकतवर और ये हो गया कमजोर।
वैसे आप एक गाना को भी याद कर सकते हैं। किसको? कौन गाना को? अब ये कॉपर कहता है, ये कॉपर कहता है, देखिए सिर्फ तो कॉपर बदलेगा, सल्फेट तो कॉमन है। ये कॉपर कहेगा केकरा से जिंक से कहेगा, केकरा से जिंक से। अब कॉपर को जिंक से क्या कहना होगा? कहेगा कॉपर कहेगा जिंक से, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाओ। कॉपर जिंक से क्या कहता है? अभी देखो कॉपर क्या कहता है? अभी किसी और का हूं फिलहाल। कॉपर जो अभी किसी और का है, ठीक है, कॉपर जो अभी किसी और का है। जिंक से कहता है कुछ ऐसा कर कमाल कि हम तेरा हो जाए, ठीक है। कॉपर देखो, कॉपर सल्फेट जो है ना, अभी कॉपर जिंक के साथ, कॉपर किसके साथ है? सल्फर के साथ, समझ गए, सल्फेट के साथ। अब कहता है अभी किसी और के साथ हूं, यानी कॉपर कहता है जो अभी हम फिलहाल में किसी और के साथ है। जिंक को कहता है तुम कुछ ऐसा कमाल करो कि तेरा हो जाए। कॉपर जिंक से कहता है अभी हम किसी और के हैं, तुम कुछ ऐसा कमाल करो कि हम तुम्हारा हो जाएंगे। तो ये बेचारा कमाल करता है और साथ में लास्ट में आ जाता है दोनों आदमी साथ हो जाता है जिंक सल्फेट, प्लस में कॉपर को क्या कर देता है? साइड। अब जैसे ही कॉपर साइड आता है, कॉपर क्या हो गया? साइड हो गया। तो कॉपर के दिल से क्या आवाज निकलेगा? हम वफा करके भी तन्हा रह गए। बेचारा हमेशा उसको साथ देता था। कॉपर जो है सल्फेट को क्या करता था? हमेशा साथ दे रहा था, लेकिन लास्ट में यही रिजल्ट आके निकला। अब बेचारा कॉपर के दिल से आवाज आया, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। समझ गए? चलिए, अब यदि हम इसी को हम उल्टा कर दें, कॉपर को यदि हम जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या अभिक्रिया हो सकता है? तो यह अभिक्रिया नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कॉपर और जिंक में अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन था? जिंक था। यानी कमजोर बलगर को हटा सकता है? कभी नहीं। बलगर क्या करता है? कमजोर को हटा सकता है। यानी यह अभिक्रिया नहीं होगा। यह अभिक्रिया नहीं होगा। समझ गए? अब देखिए, अब इसी के स्थान पे हम दूसरा कुछ ले लेते हैं। जैसे ले लिए हम आयरन। क्या ले लिए? आयरन। अब अकरा हम आयरन को हम अब जिंक सल्फेट के साथ मैग्नीशियम लेते हैं। क्या लेते हैं हम? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को हम कर सकते हैं केकरा साथ? जिंक सल्फेट के साथ। केकरा साथ? जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। ओह, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, हाँ ठीक है। मैग्नीशियम को क्या करना है हमें? जिंक सल्फेट के साथ करेंगे तो क्या यह अभिक्रिया होगा? तो हाँ होगा। तो फिर से वही गाना को याद करना है, फिर से ये जिंक बोलेगा, क्या बोलेगा? मैग्नीशियम से, कुछ ऐसा कर कमाल कि हम तेरा हो जाए। ठीक है, कहता अभी किसी और का हूं फिलहाल। जिंक कहता है मैग्नीशियम से, कहता है अभी किसी और का हूं फिलहाल, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। क्या कहता है? देखिए ध्यान से देखिए। अभी ये कहता है इससे, जिंक मैग्नीशियम से कहता है अभी किसी और का हूं फिलहाल, तुम कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाओ। यानी जिंक इससे कहता है, इससे क्या कहता है? जिंक कहता है अभी किसी और का हूं फिलहाल। मैग्नीशियम को कहता है तुम कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाओ। तब ये इसका हो जाएगा। ये किया कमाल, जैसे किया कमाल, तब ये दोनों आदमी अपना घर बसा लिया। अब बेचारा जिंक को क्या कर दिया? साइड कर दिया। अब फिर जिंक के दिल से वही आवाज आएगा जो कॉपर के दिल से आवाज आया था। यही कहेगा हम वफा करके भी तन्हा रह। समझ गए? तो यहाँ पे जाके आपको यह 5 जो है, आपको यह अभिक्रिया यानी धातु की जो रासायनिक गुण होती है वो आपको यही 5 लिखना होगा। तो यही चीज है। समझ गए? आप बारी बारी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ गए? इसका क्या लीजिएगा? इसका यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ गए? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। समझ गए? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसका भी ले लीजिए। और उसके बाद ये पीपीटी भी बना हुआ था, आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो लीजिए, शुरू से आप ले सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। समझ गए? दूसरा पेज का ले लीजिए, धातु के भौतिक गुण को। चलिए, भौतिक गुण था ये सब।
ये सब भौतिक गुण था। चलिए अब यहाँ से रासायनिक गुण स्टार्ट होता है, समझ गए। इसका आप लेते चलिए। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, प्रायः क्षारीय होते हैं। और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। पहला आपको यही बताए थे। इसके महात्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु के महात्म कक्षा में, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ गए। आपको बताए थे धातु को ऑक्सीजन के साथ, तो ये उदाहरण सब जो है आपको दिया गया है, समझ गए। चलिए अब देखिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड और या तो हाइड्रोजन गैस मुक्त रहता है। ये इसका उदाहरण है। आप इसका भी क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए अब इस पे आइए। अब इस पे, अब ये हो गया इसका चौथा, ये हो गया इसका चौथा। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। और उसके बाद ये हो गया, जब धातु अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब यहाँ से जाके आपको एक चीज याद रखना है, यह एक सेंटेंस आपको याद रखना है। जो कुछ धातु ज्यादा क्रियाशील होने के कारण हवा में आग पकड़ लेते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये सब क्या होते हैं, सीधे हवा से अभिक्रिया कर लेते हैं, समझ गए। इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। इस धातु को, सोडियम सबको क्या किया जाता है, केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि यह ज्यादा अभिक्रिया होने के कारण यह ऑक्सीजन यानी हवा से क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। हवा से क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। इसीलिए इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, हम आपको बता देते हैं। कुछ धातु ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण हवा में ही आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जाम में पूछ देता है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, एक हीरा तो दूसरा ग्रेफाइट। हीरा जो है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरा जो है, हीरा वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। लेकिन वही बात करें ग्रेफाइट की, तो वो क्या है, ये मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है, समझ गए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो सोडियम को क्वेश्चन क्या आता है, सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। क्वेश्चन आपका क्या आएगा, सोडियम को, किसको, सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है। केरोसिन तेल में देखिए सोडियम जो होते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं। सोडियम जो होते हैं वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं। सोडियम क्या होते हैं, ज्यादा। सोडियम क्या होते हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील कहें या क्रियाशील कहें, दोनों मतलब एक है। यह ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं, ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण हवा में जो नमी उपस्थित होता है, हवा में यानी हवा में, वायु में नमी, यानी वायु में जो नमी उपस्थित है उसी से क्या पकड़ लेता है, इसमें आग पकड़ लेता है। यानी ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण हवा में जो नमी उपस्थित होता है उसी से क्या पकड़ लेता है, इसमें आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, आग। इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या करेंगे, लिख देंगे, लिखेंगे। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, या क्यों रखते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न में, लिख देंगे। सोडियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण यह खुले वायु में रहने पर वायु में उपस्थित नमी से क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं, आग। ये किससे अभिक्रिया करके, नमी से, जिसके कारण इसे केरोसिन तेल में क्या करके रखा जाता है, डुबा के रखा जाता है। जिसके कारण इसे क्या करके रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। एक और क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड, बता ही देते हैं, समझ गए। एक क्वेश्चन क्या है, उभयधर्मी। क्या है क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखिए उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा।
उभाय मतलब कितना होता है? 2। उभाय मतलब कितना होता है? 2। उभाय मतलब कितना होता है? 2। अधर्मी मतलब यहाँ पे देखिए होता था इसका मतलब दूसरा कुछ। देखिए उभाय मतलब कितना होता है? 2। धर्मी मतलब होता था दूसरा कुछ, लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं धर्म। यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? धर्म। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं धर्म मान लेते हैं, तो क्या होता है इस दोनों का मतलब? यानी दो को धर्म की बात होगा, यानी धातु के वैसन ऑक्साइड जो लिखेंगे वैसन ऑक्साइड जो धातु के दोनों धर्म को पकड़ के रखा, यानी अम्लीय गुण को भी और क्षारीय गुण को भी। यानी धातु के वही कहेंगे वैधर्मी ऑक्साइड क्या है, तो कहेंगे धातु के वैसन ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों का उसमें क्या हो? गुण हो। दोनों का उसमें क्या हो? गुण हो। यानी इसमें अम्ल का भी गुण होगा और क्षार का गुण होगा। यहाँ पे नहीं देख रहे हैं दो दो धर्म का ये क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। ये कितने धर्म का पालन कर रहा है? 2 धर्म का। एक धर्म हो गया इसका अम्ल, यानी अम्लीय गुण भी यह बताता है, अम्लीय, और दूसरा क्या हो गया? क्षारीय। दूसरा क्या हो गया? तो क्षारीय। इसी बात को क्या करेंगे? लिख देंगे। लिख देंगे वैसे धातु के ऑक्साइड जिनकी प्रकृति कैसी हो? अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होती है, उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उससे क्या कहते हैं हम लोग? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वह क्या कहेंगे? वो धातु के वैसन ऑक्साइड जिसका प्रकृति कैसा हो? अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो। यानी ऐसा आदमी जो दोनों धर्म का क्या करता है? प्रचार करता है, उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे उदाहरण के लिए रखेंगे यार Al2O3 और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है? ये सब अम्ल और क्षार दोनों का क्या करता है? प्रचार करता है। समझ गए? तो Al2O3 और क्या है? जिंक ऑक्साइड। ये क्या है? और जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे हम क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बता दिए थे क्या? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। समझ गए? तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं? यहीं पे खत्म करते हैं। और आप लोग से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कृपया करके वीडियो को क्या कीजिएगा? इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं? खत्म करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है, तो कृपया करके वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।